और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैग्नेटिक महाराष्ट्र वैश्विक निवेशक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। राव जी, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, देश विदेश से आए उद्यमीगण और अन्य महानुभाव, मैग्नेटिक महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। समर्थ आणि संपन्न महाराष्ट्राच्या निर्मितीकरता होणारा मैग्नेटिक महाराष्ट्राला माझा खूप खूप शुभेच्छा। बंधू भगिनींनो, सर्वांना माझा नमस्कार। मुझे साइंस की बारीकियों का तो बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का ही इंक्लूजन होता है। यहाँ आने से पहले मैं नवी मुंबई एयरपोर्ट और JNPT के कार्यक्रमों में था। आज के ये दो कार्यक्रम महाराष्ट्र की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की उसमें झलक है। वैसे ये भी एक फैक्ट है कि आप जितना ज्यादा सेंटर के पास होते हैं, मैग्नेटिक लाइन की ताकत भी उतनी महसूस होती है। आज यहां इस आयोजन में आपका ये उत्साह, आपका ये जोश, ये पूरा चेंज एटमॉस्फेयर इस बात का सबूत है कि मैग्नेटिक महाराष्ट्र की मैग्नेटिक लाइंस कितनी शक्तिशाली है। साथियों, ये आयोजन कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का बेहतरीन उदाहरण है। आज देश के सभी राज्यों में आपस में एक कंपटीशन हो रही है, स्पर्धा हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोलर एनर्जी, ऐसे तमाम अलग अलग क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के इवेंट्स का आयोजन देश के अलग अलग राज्यों में हो रहा है। राज्य अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से किस क्षेत्र में कहां निवेश होना है, इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हाल ही है मुझे असम में एडवांटेज असम इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने का अवसर मिला था। कुछ वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि नॉर्थ ईस्ट में निवेश को लेकर इतनी अच्छी ब्रांडिंग हो सकती है। झारखंड, मध्य प्रदेश, अनेक राज्यों के इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। गुजरात से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसका प्रभाव आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। साथियों, मैं महाराष्ट्र सरकार को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले 3 साल में महाराष्ट्र सरकार ने इन्वेस्टमेंट का माहौल मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। राज्य सरकार की निरंतर कोशिशों ने वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में रिकॉर्ड बदलाव लाने में बहुत बड़ी मदद की है। फडणवीस सरकार के रिफॉर्म्स ने महाराष्ट्र को ट्रांसफॉर्म करने में भी एक अहम भूमिका निभाई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 10 में से 9 पैरामीटर्स, जैसे ईज ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ईज ऑफ पेइंग टैक्सेज, इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट होना अपने आप में बहुत बड़ा नोटिसेबल फैक्टर है। इतने व्यापक स्तर पर बदलाव तब आते हैं जब पॉलिसी रिफॉर्म के माध्यम से गवर्नेंस में
एक नया वर्क कल्चर विकसित किया जाता है। जब परियोजना के सामने आ रही दिक्कतों को सुलझाने के लिए प्रक्रियाओं की डीबॉटलनेकिंग की जाती है, जब इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन बढ़ाया जाता है, जब टाइम लिमिट में फैसले लिए जाते हैं, जिस मैग्नेटिक फील्ड की मैं पहले बात कर रहा था वो ऐसे ही क्रिएट होती है। इसका प्रभाव निवेश पर नजर आता है, राज्य के विकास में नजर आता है। और यही वजह है कि पिछले साल महाराष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में टोटल एक्सपेंडिचर में देश हर राज्य में आगे था। फर्स्ट एंड सुलेवान्स की रैंकिंग में महाराष्ट्र को ओवरऑल डेवलपमेंट में देश का नंबर 1 राज्य बताया गया था। वर्ष 2016-17 में देश में जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है उसका करीब करीब 51% महाराष्ट्र में निवेश किया गया है। इसी तरह जब यहां फरवरी 2016 में मेक इन इंडिया वीक मनाया गया तो इंडस्ट्री सेगमेंट में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के समझौते हुए। इनमें से 2 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो चुका है। आज महाराष्ट्र में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया के 100 मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट में से एक गिना गया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का निर्माण, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव उससे आने वाला है। इसके अलावा मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर में तैयार होने वाले करीब करीब 350 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क भी यहां पर विकास और निवेश दोनों की नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। साथियों, एक विशेष प्रोजेक्ट जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा वो है महाराष्ट्र समृद्धि कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों को, यहां के एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखता है। महाराष्ट्र में 700 किलोमीटर लंबे सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे का निर्माण, एक्सप्रेसवे के किनारे स्मार्ट सिटी की तरह 24 नए नोड्स का विकास, राज्य के कम से कम 20 से 25 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर इसके अंदर निहित है। मुझे खुशी है कि अब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को देश का पहला $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं होता है और मुझे उम्मीद है कि उनके आशीर्वाद से महाराष्ट्र सरकार इस लक्ष्य को भी प्राप्त करेगी और ये राज्य देश का पहला $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनेगा। साथियों, मैं मानता हूं कि देश का विकास तभी संभव है जब राज्यों का भी विकास हो। महाराष्ट्र का विकास भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का प्रतीक है कि हम इस तरह के बड़े लक्ष्य तय कर पा रहे हैं। ये देश में बदली हुई सोच, बदले हुए हालात का जीता जागता उदाहरण है। मुझे याद है कुछ साल पहले जब भारत पहली बार $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक क्लब में आया था तो कितनी बड़ी बड़ी हेडलाइन बनी थी।
लेकिन इसके बाद के कुछ वर्ष घोटालों की भेंट चढ़ गए। देश में तब एक अलग ही तरह का वातावरण बन गया था। तब ट्रिलियन डॉलर क्लब की नहीं, फ्रेजाइल 5 की बात हुआ करती थी। पिछले 3-3.5 वर्षों के सरकार के निरंतर प्रयास का परिणाम है कि अब 5 ट्रिलियन डॉलर क्लब की बात होने लगी है। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां कह रही हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत 5 ट्रिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो जाएगा। साथियों, ये विश्वास ऐसे ही नहीं आया है। इसके पीछे पीपल फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाने का एक विजन है, उसके पीछे प्रयास है। छोटे छोटे इश्यूज को पकड़कर छोटी छोटी चुनौतियों को समझते हुए हम समस्याओं को सुलझा रहे हैं। गवर्नेंस को हम उस स्तर पर ले गए हैं जिसमें सरकार का दखल कम से कम हो। साथियों, देश प्रगति तब करता है जब होलिस्टिक विजन हो, जब विजन इंक्लूसिव हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो। आज हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं जहां स्टेट पॉलिसी ड्रिवन है, गवर्नेंस परफॉर्मेंस ड्रिवन है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव है। हम न्यू इंडिया के निर्माण के लिए देश में एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बना रहे हैं जो सरकारी तंत्र पर कम से कम आश्रित हो। इसके लिए नियमों को आसान बनाया जा रहा है, प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा रहा है। जहां कानून बदलने की आवश्यकता है वहां कानून बदले जा रहे हैं, जहां कानून समाप्त करने की आवश्यकता है वहां कानून समाप्त किए जा रहे हैं। यहां पर उपस्थित आप में से कुछ जरूर ये जानकारी होगी कि पिछले 3 वर्ष में भारत सरकार ने 1400 से ज्यादा कानून खत्म कर दिए हैं। जो नए कानून बनाए भी जा रहे हैं उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि वो चीजें और कॉम्प्लिकेट ना करें, बाकी वो सिंप्लीफाई करें। सरकारी प्रक्रियाओं के साथ ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेस जितना कम हो सकता है वो हम कर रहे हैं। चाहे लेबर लॉज की बात हो, टैक्स कॉम्प्लायंस की बात हो, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सारे प्रोसेस इजी बना रहे हैं। फ्रेंड्स, वी बिलीव पोटेंशियल प्लस पॉलिसी प्लस प्लानिंग प्लस परफॉर्मेंस लीड्स टू प्रोग्रेस। इसी सोच का नतीजा है कि आज नेशनल हाईवेज बनाने की स्पीड, नई रेल लाइनों के निर्माण की स्पीड, रेल लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन की स्पीड, सरकार द्वारा घर बनाने की स्पीड, पोर्ट्स पर माल ढुलाई की स्पीड, सोलार पावर में कैपेसिटी एडिशन की स्पीड, पहले के मुकाबले, मैं और भी 50 चीजें बता सकता हूं, पहले के मुकाबले ये 2 गुना 3 गुना हो चुकी है। साथ हमने एक और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सुनिश्चित किया है। दूसरी ओर रिसोर्स आधारित डेवलपमेंट पॉलिसीज की ओर आगे बढ़ रहे हैं और डेवलपमेंट पॉलिसीज आधारित बजट पर हम जोर दे रहे हैं। पिछले 3-4 साल में हमारी सरकार ने जो बजट में रिफॉर्म किया है, बजट से जुड़ी
जिस सोच को बदला है वो पूरे देश में एक नया वर्क कल्चर ही नहीं डेवलप कर रहा, बल्कि सामाजिक आर्थिक जीवन को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। रेल बजट अब बजट का हिस्सा बन गया है। बजट में पहले प्लान नॉन प्लान की जो आर्टिफिशियल दीवार थी वो हमने खत्म कर दी है। बजट का समय भी बदलकर अब 1 महीना पहले हो गया है। इन सारे फैसलों की वजह से अब बजट में आवंटित राशि विभागों के पास समय से पहले पहुंच जाती है। योजनाओं पर काम करने के लिए विभागों को अब ज्यादा समय मिल रहा है। मॉनसून की वजह से काम की जो गति धीमी हो जाती थी उसका प्रभाव भी काफी हद तक अब खत्म हो गया है। सरकार ने जो स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, पॉलिसी इंटरवेंशंस किए हैं, उसका लाभ देश के किसानों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों और समाज के वंचित तबकों को उनके तक पहुंचे। ये साल दर साल हमारे हर बजट द्वारा सुनिश्चित किया गया है, पुनः स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स, our budget is not limited to outlay. Our budget is not limited to only output. Focus of our budget is on outcomes. हम 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल, 2019 के अंत तक पावर फॉर ऑल, इन सारे क्षेत्रों पर हम पहले से ही काम कर रहे हैं। इस वर्ष बजट में क्लीन फ्यूल फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, इन 2 कंसेप्ट पर काम और तेज किया गया है। हमने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ परिवार कर दिया है। भारत में टोटल परिवारों की संख्या करीब करीब 25 करोड़ है, उसमें से 8 करोड़ परिवार। ये सिर्फ कुछ योजनाएं भर नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक कल्याण, उसके सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन की ये फिलॉसफी हमारे बजट में एक आधारभूत मान्यता के रूप में आप अनुभव करते होंगे। जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे अनेक अनगिनत योजनाएं देश के गरीबों को, निम्न मध्यम वर्ग को, मध्यम वर्ग को, नौजवानों को, महिलाओं को सशक्त कर रही है। साथियों, हमने हेल्थ केयर से जुड़े जिस बड़े इनिशिएटिव का ऐलान किया है वो दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के लोग के यहां, उनका मैनेजमेंट यहां बैठे हुए हैं। आपको पता होगा कि प्राइवेट कंपनियों में किस सैलरी स्लैब तक उस व्यक्ति को पूरे परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। आमतौर पर 60,000, 70,000 से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख रुपए की कमाई वाले व्यक्ति को इस ब्रैकेट में स्थान मिलता है। अब ये सरकार ऐसी है कि जिसने आयुष्मान भारत योजना के तहत साल भर में एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को देने को निर्णय किया हुआ है। और करीब करीब 10 करोड़ परिवार, यानी कि 50 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। ये योजना गंभीर बीमारियों की वजह से लोगों को गंभीर आर्थिक संकट की दोहरी मार से भी बचाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत ही हमने देश की बड़ी पंचायतों में 1.5 लाख
वेलनेस सेंटर्स खोलने का भी तय किया है। आप सोच सकते हैं कि ये फैसले देश के हेल्थ केयर सिस्टम को किस तरह बदल डालेंगे। ये योजना में एफोर्डेबल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, नए डॉक्टर्स, नए पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ केयर से जुड़े हर सेक्टर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। देश में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी हमने नया इनिशिएटिव शुरू किया है। इसके तहत हमारी सरकार अगले 4 साल में देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना खर्च करने की बना करके आगे बढ़ रही है। इसी तरह देश के नौजवानों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और विशेषकर एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए हम मुद्रा योजना का दायरा बढ़ा रहे हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक लगभग 10.5 करोड़ लोन हमारे यहां स्वीकृत किए गए हैं। लोगों को बिना गारंटी अब तक 4,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा चुका है। इस वर्ष के बजट में भी हमने 3 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा लोन देना इसका निर्णय किया है। ऐसे अलग अलग मिशन देश के गरीब, देश के मध्यम वर्ग में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ये ईज ऑफ लिविंग जितनी बढ़ेगी उतने ही लोग एम्पावर भी होंगे। जितना लोग एम्पावर होंगे उतना ही हमारा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज होगा। जैसे मैं देश के रूरल सेक्टर की बात करूं तो इस साल के बजट में हमने एग्रीकल्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना तय किया है। ये राशि फार्मिंग एक्टिविटीज पर तो खर्च होगी ही, इससे गांव में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनेगी, 51 लाख नए घर बनेंगे, लगभग 2 करोड़ नए टॉयलेट बनाएंगे, 1.25 करोड़ गरीब घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। ये सारे प्रयास एग्रीकल्चर ग्रोथ तो बढ़ाए गए ही, रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की लाखों संभावनाएं भी पैदा करेंगे। इस साल हमने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च का बजट भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ाया है। नए पुल, नई सड़कें, नई मेट्रो, नए एयरपोर्ट मुंबई जैसे मैक्सिमम सिटी की मैक्सिमम एस्पिरेशन से जुड़े हुए हैं और खासकर देश के मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस को एड्रेस करते हैं। साथियों, आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड में डिसरप्शंस और डिसकंटेंट के दौर में हम वर्तमान के साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए आगे का रास्ता बनाना होगा और हम सबको मिलकर के करना होगा। जब हम सभी देश की आवश्यकताओं को समझते हुए कार्य करेंगे, देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझते हुए काम करेंगे, तभी न्यू इंडिया के अपने संकल्प को भी पूरा कर पाएंगे। तभी भारत के विशाल डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ हम न्याय कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के करोड़ों को नागरिक अपने अपने संकल्प को पूरा करेंगे और समय रहते पूरा करेंगे। आखिर में मैं मैग्नेटिक महाराष्ट्र के कैरिस्मेटिक जनता जनार्दन को, यहाँ के परिश्रमी लोगों को, उद्यमियों को उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। फिर एक बार इस समारोह को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश दुनिया से आए हुए सभी महानुभावों को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ जुड़ करके राष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जो दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन का भला होगा तो दुनिया का कितना भला होगा, जितना अंदाजा आप भली भांति लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भावनाओं
और संवेदनाओं से भरे हुए आपके संबोधन के लिए बहुत